हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। मैं आपका टीचर अमित आपके लिए वही महत्वपूर्ण श्रृंखला का आज तीसरा पार्ट लेकर के आया हूं, जो आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए है, जो कि आपका आयोजन 28 और 29 अक्टूबर को है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला आपके लिए है, क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा है, हमने यूथ कंपटीशन की बुक को देखा है। अब हम घटना चक्र की जो बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है, मार्केट में समझ लीजिए छाई रहती है, आते ही बिक जाती है, इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो, जिसको टोह सीरीज कहा जाता है। उसमें 10 प्रैक्टिस सेट हैं, 2 मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। आज इसका ये तीसरा पार्ट है और इसमें आइए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो अभी भी आपकी पहुँच से बाहर हैं। ठीक है, आपके पास समय है, क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए और जिस एरिया के क्वेश्चन आपकी पहुंच से बाहर हो रहे हैं, आप प्लीज़ और प्लीज़ उस पर और ज़्यादा फोकस करिए और उसको अच्छे से तैयारी कीजिए। और आज सबसे पहले आपको एक बात और बता दूं कि आज है नवरात्रि का पहला दिन। हम सब का आशीर्वाद, हम सब के गुड विशेज़ आपके साथ हैं कि माता रानी आपको बहुत अच्छे से इस एग्ज़ाम में सफलता दिलाएं और आपकी मेहनत सार्थक हो। आइए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का देखते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन कौन सा है और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको अभी करने हैं और कहां से आपका कुछ छूट रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि पूर्व में किन किन देशों की सीमा भारत से लगती है। ऑप्शन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, या फिर भूटान और अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो आप अच्छे से जानते हैं कि पूर्व में जो आपकी सीमा लगती है बच्चे, वो किससे लगती है? म्यांमार और बांग्लादेश से। किसके साथ लगती है? म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। ठीक है, सीमाओं से लगे राज्यों को, सीमाओं से लगे देशों को जरूर से पढ़कर जाइएगा। जैसे उत्तर प्रदेश की सीमाओं से कितने राज्य लगते हैं, भारत की सीमा से कौन कौन से देश लगते हैं। ठीक है, किसकी सबसे कम लंबाई है, किसकी सबसे ज़्यादा लंबाई है, पूर्व में कौन से हैं, पश्चिम में कौन से हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस को एक बार, सीमाओं से जुड़े जो भी क्वेश्चन है उसको आप एक बार जरूर देख करके जाइएगा। ठीक है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। अभी मैंने आपको ये बताया कि देश से संबंधित और आपके प्रदेश से संबंधित जो भी सीमाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको एक बार आप बहुत अच्छे से देख करके जाइएगा। तो भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो आपके 10, 5, 9 या 7, तो आपके 9 ऐसे प्रदेश या फिर ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है, मतलब है कि JNK का। ठीक है, अब इतना लंबा आप पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन ना पैदा हो जाए, इसलिए जम्मू और कश्मीर का कौन सा लोक नृत्य नहीं है पे फोकस कीजिएगा। मैंने बार बार 1000 बार आपको समझा दिया है कि नहीं है पे फोकस आपको ज़्यादा करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मतलब ये नहीं जो है वर्ड है ये आपको गलत करा सकता है। हफीज़ा, धूमल, रऊफ या फिर डांगी, तो हफीज़ा भी वहाँ का नृत्य है, धूमल भी वहीं का नृत्य है और रऊफ भी है। तो जो आपका नहीं है वो कौन सा बच्चे? वो है डांगी। कौन सा नहीं है जम्मू एंड कश्मीर का लोक नृत्य? डांगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है गणित, रसायन, चिकित्सा या फिर अर्थशास्त्र। तो आप अच्छे से जानते हैं कि रसायन पे भी दिया जाता है, चिकित्सा में भी दिया जाता है और शास्त्र में भी दिया जाता है, लेकिन गणित में आपको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। किस विषय पे नहीं दिया जाता है? गणित में नहीं दिया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 14 मार्च, 25 मार्च या 22 मार्च को। तो विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। मैं आपको इसे जल्दी इसलिए कराए दे रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और 10 सेट समय से पहले
कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, फिर किसी और बुक का हम प्रैक्टिस सेट आपको कराने की कोशिश करेंगे अगर समय बचेगा तो। ठीक है, लेकिन हमने आपको जो कि सबसे फेमस बुक्स हैं वो यूथ की है और घटना चक्र की है, तो यूथ का हमने करा दिया है और अब घटना चक्र का करा रहे हैं। टोटल उसमें 10 सेट हैं और ये आज तीसरा सेट है इसका। ठीक है, अगर समय बचता है इन 10 सेट के बाद तो हम फिर किसी और जो आपकी महत्वपूर्ण बुक होगी उससे भी कोशिश करेंगे कराने की। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? ठीक है, आसियान का सदस्य नहीं है, कंबोडिया, लाओस, चीन या फिर फिलीपींस। तो जो आपका आसियान का सदस्य नहीं है वो कौन नहीं है? आपका चाइना नहीं है या चीन नहीं है। ठीक, अगला देखिए, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है या पूर्व के एथेंस के रूप में जाना जाता है? कोच्चि, पटना, मदुरई या फिर प्रयागराज। तो जो पूर्व का एथेंस कहा जाता है या माना जाता है वो किसको माना जाता है बच्चे? मदुरई को माना जाता है। किसको माना जाता है? मदुरई को माना जाता है। ठीक है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती, कैसे समाप्त की जा सकती है? स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा या फिर विघटन द्वारा या फिर उपयुक्त सभी के द्वारा। तो लोकसभा की जो बैठक होती है वो इसके द्वारा भी, इसके द्वारा भी और इसके द्वारा भी। इसका मतलब होता है कि उपयुक्त सभी के द्वारा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी के द्वारा लोकसभा की जो बैठक होती है वो क्या की जा सकती है? समाप्त की जा सकती है। ठीक है, अगला देखिए, भारत में आर्थिक उदारीकरण, ठीक है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ था औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ या फिर भारतीय रुपए की परिवर्तनशीलता के साथ या फिर प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश में कार्यविधिक औपचारिकताएं दूर करने के साथ या फिर कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती के साथ। जो भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था वो हुआ था बेटा किसके साथ? औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ जो था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित था? ठीक है, बड़े किसानों को सुलभ क्रेडिट की उपलब्धता, सहकारी खेती, अंतर्विष्ट खेती या फिर ग्रामीण क्षेत्र का विकास। तो इसमें पूछा है कि द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित था? तो वो था अंतर्विष्ट वृद्धि के साथ। ठीक है, अगला देखिए, भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपए के नोट, करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, वित्त मंत्रालय, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, 1 रुपए का नोट के करेंसी और सिक्के जो निर्गत करता है बेटा वो कौन करता है? भारत का वित्त मंत्रालय करता है। कौन करता है? भारत का वित्त मंत्रालय करता है। ठीक है, अगला देखो, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं पूछा है, क्या पूछा है? उपाध्यक्ष पूछा है। अरविंद पनगड़िया, रघुराम राजन, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम या फिर राजीव कुमार। तो जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? अरविंद पनगड़िया। कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। ठीक है, अगला चलिए, एक तोप का गोला दागा गया, इस गोले की गति डैश का एक उदाहरण है। रेखीय, सरल रेखीय गणित, प्रक्षेपी गति या फिर अतिशयोक्तिपूर्ण गति या फिर क्षैतिज गति। मतलब उसे प्रक्षेप किया गया है ना, तो प्रक्षेप जो गति होती है वही इस गोले की गति का एक उदाहरण है। प्रक्षेप गति जो है, जो एक तोप का गोला दागा गया है, ये उस गति का एक उदाहरण है। ठीक है, अगला देखिए, स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि क्या होती है? कौन सी होती है? स्टेपोमैक्सिलरी, फीमर, डेंट्री या स्टेपीज। सबसे छोटी ग्रंथि होती है स्टेपीज, जो कि कहाँ पे होती है बेटा? वो होती है कान में। ठीक है, स्टेपीज कहाँ पे होती है? कान में होती है। ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ठीक है, निम्न विटामिनों को उनके सही वैज्ञानिकों के नामों के साथ मिलान करना है। ठीक है, क्या करना है? सही नामों के साथ मिलान करना है। विटामिन ए का किसने क्या है इसका नाम? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ई या फिर टोकोफेराल। विटामिन सी रेटिनॉल। विटामिन डी कोलीकैल्सिफेरॉल। आपको सही वैज्ञानिक नामों के साथ इसको करना है। ठीक है, तो विटामिन ए का हम जानते हैं क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और विटामिन ई को हम क्या कहते हैं?
विटामिन ई को हम कहते हैं टेकोफेराल, ठीक। विटामिन सी को हम क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, और विटामिन डी को हम क्या कहते हैं, कोलीकैल्सीफेरॉल, ठीक है। तो ए का सी किसमें, मतलब पहले का सी, तो इसमें तो है ही नहीं, इसको काट दो, इसमें भी नहीं, इसको काट दो, इसमें है, इसमें है। फिर उसके बाद 2 का बी इसमें है, इसमें नहीं, इसका मतलब आपका आंसर नंबर क्या है, आंसर नंबर ए सही है, ठीक है। आंसर नंबर ए सही है, समझ गए। अगला देखिए, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित होता है, कॉपर टिन जिंक, कॉपर लेड सिल्वर, कॉपर जिंक लेड, या फिर कॉपर आयरन निकल। तो जो गन मेटल होता है बच्चे वो किससे बनता है, किस मिश्र धातु से मिलकर बनता है, कॉपर टिन और जंक से। गन मेटल जो है किस मिश्र धातु से निर्मित होता है, कॉपर टिन और जिंक से, ठीक है। अगला देखिए, आतिशबाजी के हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए निम्न से क्या जिम्मेदार है, सोडियम, बेरियम, सिलिकॉन या फिर पोटेशियम। जो हरे रंग का प्रकाश होता है बच्चे वो किसकी वजह से होता है, बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। बेरियम उसमें मिला होता है जिसकी वजह से आतिशबाजी में हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है, मूल अधिकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्व। तो इन तीनों में से कोई भी नहीं है, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मूल अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है, मूल अधिकार से संबंधित है, ठीक है। अगला देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य के नीति के निदेशक तत्व या फिर मूल अधिकार। तो जो उद्योगों में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है बच्चे, ये संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। किससे संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, ठीक है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, 95, 195, 295 या फिर 395। तो जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद है बच्चे वो कितने हैं, 395। इस लिहाज से आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, 395, आंसर नंबर डी, ठीक है। लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई हैं, कानूनी सुलह अधिनियम, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, न्याय अधिनियम का प्रशासन या फिर पंचायत और सुलह अधिनियम। तो जो लोक अदालतें बनाई जाती हैं वो जानते हैं किसके अधीन बनाई जाती है, वो बनाई जाती है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत बनाई जाती है, ठीक है। किसके अधीन बनाई जाती है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अधीन बनाई जाती हैं लोक अदालतें। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं वो क्या होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची। तो वो होती है बेटा समवर्ती सूची। संघ सूची जिसमें केंद्र बना सकता है, ठीक है, राज्य सूची जिसमें राज्य बना सकता है, और समवर्ती सूची जिसमें दोनों मिलकर बना सकते हैं, ठीक है। जय हिंद किसका नारा था, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या फिर बीजी तिलक, मतलब बाल गंगाधर तिलक या फिर जवाहरलाल नेहरू या भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस। तो जय हिंद जो था बच्चे किसका नारा था, सुभाष चंद्र बोस का नारा था। किसका नारा था, सुभाष चंद्र बोस का नारा था। अगला देखो, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद। तो जो भारतीय स्वतंत्रता का समय था उसमें राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी थे। कौन थे, जेबी कृपलानी थे, ठीक है। कौन था अध्यक्ष, जेबी कृपलानी थे। अगला देखो, महात्मा गांधी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। कहाँ से किया था ये, सेवाग्राम से, डांडी से, साबरमती से या वर्धा से। गांधी जी ने कहाँ से किया था, ये डांडी से किया था बेटा। कहाँ से किया था, डांडी से किया था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ जो किया था गांधी जी ने कहाँ से किया था, डांडी से किया था, ठीक है। अगला देखो, निम्न से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। किसके अंतर्गत, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, चार्टर अधिनियम 1853,
या भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर भारतीय संविधान अधिनियम 1950। तो जो भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी बच्चे, वो किसके तहत हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट या रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अंतर्गत हुई थी। ठीक है, अगला देखो, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इकबाल, एम.के. गांधी, भगत सिंह या फिर एम.सी. बोस? तो ये दिया था भगत सिंह ने। किसने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का? भगत सिंह ने। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा वेद सबसे पुराना है? बहुत पुराना क्वेश्चन भी है ये, वेद भी पुराना है और क्वेश्चन भी पुराना है। ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार अलग अलग एग्जामों में पूछ चुका है। तो सबसे पुराना वेद है बेटा ऋग्वेद। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। अगला देखो, ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाया था? ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन, 1000 बार पूछा गया होगा अलग अलग एग्जाम्स में ये क्वेश्चन। तो ये सबको मालूम है कि लॉर्ड डलहौजी ने ये नीति अपनाई थी, राज्य हड़प नीति। भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ था? पंजाब, बिहार, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? तो ये कहाँ पर हुआ था बेटा? बिहार में हुआ था। ठीक है, भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के बिहार राज्य में हुआ था। ठीक, अगला देखो, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? तो आर्यभट्ट और कालिदास जो थे बेटा वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ठीक, अगला देखो, मिलान करना है, सुल्तानगढ़ी, लाल महल, जमात खाना सॉरी 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, दिख रहा है आपको? थोड़ा बड़ा कर दें। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा? सुल्तानगढ़ी ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये तो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था, है ना। लाल महल किसके द्वारा बनाया गया था? बलबन के द्वारा बनाया गया था। और जमात खाना ये किसके द्वारा बनाया गया था? खिज्र खां के द्वारा। और 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश के द्वारा, लाल महल बलबन के द्वारा, जमात खाना मस्जिद खिज्र खान के द्वारा और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर? A का 3 किस में है? A का 3 यहाँ है और यहाँ है। इसका मतलब ये 2 आंसर नहीं है। मैच करते हैं, इसमें भी है, इसमें भी है। B का 4, B का 4 यहाँ भी है और यहाँ भी अभी भी नहीं पता चला। जमात खाना मस्जिद 1 मतलब 3 का 1, C का 1, इसका मतलब ये वाला सही है तुम्हारा आंसर। ये भी गलत हो गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बच्चे ये। ठीक है, सी वाला। समझ गए मिलान? आगे देखो, छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये तमिलनाडु है। कौन सा भारतीय राज्य है पहला? तमिलनाडु है। ठीक है, डायरेक्ट आंसर देखते चलो। पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी हैं, क्यों? अधिक प्रकाश पड़ता है, कम वर्षा होती है, कम प्रकाश पड़ता है, अधिक वर्षा होती है। तो जो पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में इसलिए घनी हैं क्योंकि यहाँ पर बेटा क्या होता है? वर्षा अधिक होती है। क्या होता है? वर्षा अधिक होती है। समझ गए? अगला देखो, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सिंधु नदी डेल्टा, अमेजन डेल्टा, डेन्यूब डेल्टा या फिर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा? तो बेटा सबसे बड़ा डेल्टा जो बनाती है वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है। ठीक है, माजुली द्वीप है ना। निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है। चांगला दर्रा, अगिहल दर्रा, लान कला दर्रा या फिर बनिहाल दर्रा? तो जो ये बनिहाल दर्रा है ना बेटा आपका, इसी को जाना जाता है जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में। ठीक है, बनिहाल दर्रे को। वर्ष 2022 में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन था? कजाकिस्तान, कनाडा, इजराइल या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो यूरेनियम का जो सबसे बड़ा उत्पादक था 22 में वो था कजाकिस्तान। कौन था? कजाकिस्तान था। ठीक है, अगला देखिए,
हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है किसके द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद से, या फिर भारतीय विज्ञान एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद से। तो जो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है कहाँ से होती है बच्चे? ये होती है भारतीय विज्ञान एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद से। ठीक है, आंसर नंबर डी आपका सही है। फिर से मिलान वाला आ गया है। निम्नलिखित का राज्य राजधानी? असम, हैदराबाद, उड़ीसा, कोलकाता, तेलंगाना, ये पश्चिम बंगाल। तो ये आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। तो असम का क्या हो जाएगा आपका? दिसपुर हो जाएगा, मतलब ए का 3 हो जाएगा। फिर बी का ओडिशा का भुवनेश्वर हो जाएगा, तेलंगाना का हैदराबाद हो जाएगा और पश्चिम बंगाल का कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, असम का दिसपुर हो जाएगा, ओडिशा का भुवनेश्वर, तेलंगाना का हैदराबाद और पश्चिम बंगाल का कोलकाता। तो इस लिहाज से देखते हैं कि कौन सा आंसर आपका सही है। ए का 3, तो ए का 3 कहाँ कहाँ है? यहाँ यहाँ है, तो ये दोनों तो है ही नहीं है, इनको हटाओ। फिर देखो बी का 4, बी का 4 कहाँ है? दोनों में नहीं समझ में आया। तेलंगाना, मतलब सी का 1 किसमें? इसमें है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? नीचे वाला। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए गिव सिनोनिम्स फॉर द वर्ड। हमें कंफ्यूजन का मतलब कंफ्यूज हो गया ना, थोड़ा सा मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। तो परसुएल, स्टैग्नेशन, इंटरप्रेटिविटी या फिर कॉमोशन। तो कॉमोशन जो वर्ड होता है आपका, कॉमोशन जो वर्ड होता है वो क्या होता है? इसका सिनोनिम्स होता है। ठीक है, अगला देखिए क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब कठिन समय या थोड़ा सा बुरा टाइम। तो ये क्या हो जाएगा इसका सही? ट्राइवियल। इसका एंटेनिम्स क्या हो जाएगा? ट्राइवियल। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। इन तीनों का मतलब होता है कि कोई कठिनाई। ठीक है, ट्राइवल का मतलब होता है आसानी या सुलभ। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड या आइलैंड। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? आइसलेट कहते हैं, रीफ कहते हैं, आर्कियोपिलागो कहते हैं या फिर अटोल कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? आर्किपिलागो। ठीक है, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आर्किपिलागो। ठीक, अगला देखिए अनिल और अनल का युग्म कौन सा सही है? आग हवा, हवा आग, हवा जंगल या जंगल आग। तो अनिल का क्या मतलब होता है आपको मालूम है? हवा होता है। ठीक है, हवा होता है। और अनल का क्या मतलब होता है? आग होता है। ठीक, तो इस हिसाब से कौन सा सही है आपका? ध्यान दीजिएगा, आग और हवा भी लिखा हुआ है और हवा और आग लिखा हुआ, तो जिस ऑर्डर में ये है आपका उसी ऑर्डर में आंसर होना चाहिए। ठीक है, सही तो ये भी है लेकिन इसका ऑर्डर चेंज है, पहले ये है फिर ये। ठीक, हमें जिस ऑर्डर में अनिल का मतलब हवा होता है तो हवा पहले होना चाहिए, अनिल का मतलब आग होता है तो आग पहले होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपका ये आंसर सही है। ठीक है, अगला वाक्यांश का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं है। बताओ, जिसके हृदय में ममता नहीं है तो सीधे सीधे वो कैसा होता है? निर्मम होता है। ठीक है, निर्मम होता है जो जिसके हृदय में ममता ना हो। अगला देखिए कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान दे लेना बेटा, नहीं में तिमिर का मतलब भी अंधेरा, तिमिष्ट का मतलब भी अंधेरा, ध्वांत का मतलब भी अंधेरा, लेकिन नीलय का मतलब अंधेरा नहीं होता है। ठीक है, यह पर्यायवाची नहीं है। अगला देखो किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? ठीक है, कुसुमित, कंटकित, घन, तरल, कीर्ति, अपकीर्ति, विरह, मिलन। तो ये सही विलोम का जो तुर्क है, मतलब क्या कहते हैं आपका युग्म है, ये क्या है? कीर्ति, अपकीर्ति। ठीक है, कीर्ति और अपकीर्ति सही नहीं है। अब आ जाओ करंट में, बहुत अच्छे क्वेश्चन इस बुक में दिए हैं करंट के। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को बेटा इसमें 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से राष्ट्रीय
सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया? रीवा, नई दिल्ली, शहडोल या फिर रायपुर? तो इसका शुभारंभ जो हुआ है या उद्घाटन जो हुआ है वो शहडोल से हुआ है। कहाँ से हुआ है? शहडोल से हुआ है। ठीक है। जून 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के निर्यात में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष निर्यातक राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? तो इसमें भारत का जो तमिलनाडु राज्य है वो शीर्ष पर है। ठीक है, शीर्ष निर्यातक राज्यों में है इसका नाम। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क, ठीक है, भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? जयपुर, नैनीताल, नोएडा या फिर हरिद्वार? तो ये हुआ है बेटा नोएडा में। ठीक है, नोएडा में हुआ है। अगस्त 2023 में कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई गृह ज्योति योजना के तहत प्रत्येक आवासीय घरों को प्रतिमाह कितनी यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही है? तो ये कितनी यूनिट कराई जा रही है? किसके द्वारा? कर्नाटक सरकार द्वारा ये कराई जा रही है 200 यूनिट। ठीक है, कितनी यूनिट? 200 यूनिट प्रति माह। अगला देखो, जून 2023 में विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश में शुरू की गई? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या भारत? तो ये शुरू की गई है बेटा बांग्लादेश में। कहाँ शुरू की गई है? क्या है ये? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। दक्षिण एशिया की पहली सड़क सुरक्षा परियोजना, ठीक है, बांग्लादेश में शुरू की गई है। अगला देखो, पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 कहाँ आयोजित होगा? लखनऊ में, वाराणसी में, आगरा में या फिर ग्रेटर नोएडा में? तो ये आपका आयोजित होगा बेटा ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, कहाँ आयोजित होगा? ग्रेटर नोएडा में। विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर कहाँ बनाया गया है? विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर कहाँ बनाया गया है? पेंटागन, न्यूयॉर्क, पेरिस या फिर सूरत? तो ये बनाया गया है बच्चे आपके सूरत में। कहाँ बनाया गया है? सूरत में। जुलाई 2023 में संपन्न 49वीं महिला शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? मैरी एन गोम्स, अर्पिता मुखर्जी, पद्मिनी राउत या फिर शक्ति कुलकर्णी? तो ये जीता है बच्चे आपके पद्मिनी राउत ने। किसने जीता है? पद्मिनी राउत ने। अब देखिए, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। अगस्त 2023 में भारत को किस देश से मिसाइल स्पाइक NLOS प्राप्त हुई है? रूस, अमेरिका, फ्रांस या फिर इजराइल? तो ये आपको कहाँ से प्राप्त हुई है? भारत को ये प्राप्त हुई है भारत को इजराइल से। ठीक है, ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में है। घटना चक्र की टोह सीरीज के क्वेश्चन हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इसे बहुत अच्छे से ध्यान से देख करके जाना है अपनी तैयारियों को। अगर आप शार्प करना चाहते हैं, आप एक शार्प शूटर बनना चाहते हैं, तो इन क्वेश्चंस को जरूर देख करके जाइए। अगर हमारी टीम के प्रयास और हमारे कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं और आपको लगता है कि हाँ हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहिए, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जितने भी आपके दोस्त हैं, परिवार के लोग हैं, मिलने जुलने वाले हैं, सबसे हमारे चैनल को शेयर कीजिए सबके बीच में, और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट भी आपके कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव कमेंट होने चाहिए, जिससे हमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल सके और हम आपके लिए और बेहतर चीज़ें ला करके प्रस्तुत कर सकें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।